स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, वो है रिस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हमने उसको स्टार्ट भी कर दिया है। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, रिस्पिरेशन का ही एक नया टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों हम इसको सेपरेट करते हैं और क्या इससे क्या मतलब क्या क्या प्रोड्यूस होता है, स्पेशली क्या क्या प्रोड्यूस होता है, वहीं पर डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन से। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। यानी वो रिस्पिरेशन हमको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में रिस्पिरेशन बताया था कि जब हम डाइजेशन करते हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स आता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी हम रिलीज करके एनर्जी को लेते हैं, जिसको यूज करते हैं वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। वही है रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम करते हैं, ये है रिस्पिरेशन। अब उसके टाइप्स में है एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है वो है जब द रिस्पिरेशन विच यूजेस oxygen is called aerobic respiration. In aerobic respiration, the glucose food is completely break down into carbon dioxide and water. In this process, 38 ATP molecules is released. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन की बात मैं कर रही हूँ, वो क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। इस रिस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इसमें जो होगा, जो ग्लूकोज होगा वो उसका ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज जो हमने खाया, जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाया वो ग्लूकोज है। माना एग्जांपल कि वो ग्लूकोज है, वो कुछ भी हो सकता है, अमाइनो एसिड या जो भी हमने फैटी एसिड जो भी खाया वो सब हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमने लिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज को लिया, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आया, उसने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज किया। जो एनर्जी हमने स्टोर किया और उसी से हमने फंक्शन को परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे है ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स, यानी हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिया है जिसका हमने ग्लाइकोलिसिस किया है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो हमने ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स लिया है, यहाँ पे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। क्या है ये, हमारा ग्लूकोज है। इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ग्लाइकोलिसिस करेंगे और ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसीलिए हम इसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन, यानी यहाँ पे कितना है कार्बन, 6 कार्बन है। क्या है, 6 कार्बन, उसका ब्रेक डाउन करके हम क्या कर रहे हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, यानी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, यानी हमने 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाया, जो है पायरुविक एसिड। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है बच्चों, ये सारी प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म। जो एक मैट्रिक्स होता है ना, हम लोग ने पढ़ा है 9th क्लास में, जो सेल का मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। वहीं पे ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पायरुविक एसिड बन गया, ये बना है साइटोप्लाज्म में। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, उसके प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे उसको ब्रेक किया जाता है और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होता है और 38 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनता है। कितना हाई अमाउंट में, कितना हाई अमाउंट में एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है।
एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी हमने क्या देखा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई, 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन करके 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। ये प्रोसेस फर्स्ट होती है साइटोप्लाज्म में होती है और सेकेंड कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं सेल की, मैट्रिक्स का पार्ट साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनिस माइटोकॉन्ड्रिया, 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। और ये एटीपी जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सेल में चला जाता है, ईटीसी में चला जाता है, वहीं पे स्टोर होता है, वहीं से हमें जब ज़रूरत होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की, हम वहाँ से लेते हैं और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप समझ में आ गया हो। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का ग्लाइकोलिसिस करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं, जो होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसका ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बनता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से, क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से। यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो हम लेते हैं बाहर से, वो इन्वॉल्व होता है पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके ब्रेक डाउन करने में। ये अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, वहाँ पे ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर बनता है और 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। और ये क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गई। ये सारी प्रोसेस जो हो गई, पायरुविक एसिड जो यहाँ पे गया और ये सब बनाए, वो क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ये is called anaerobic respiration. There is incomplete breakdown of respiratory substance and little energy is released. तो इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो एनसीईआरटी में भी है। क्या होता है कि हम लोग जो है, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर डेली कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर हमें अचानक से कोई फिजिकल एक्टिविटी करना पड़े, हमारी बॉडी के हम उतना स्टिफ, हमारी बॉडी, हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अचानक से हो कि हमें एक्सरसाइज करना है, या मान लो कि एक दौड़ ही लगानी है, तो हमारी एक कैपेबिलिटी होगी कि चलो हम यहाँ से यहाँ तक रेस कर सकते हैं, या हम इतने घंटे फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट आफ्टर क्या, अगर उसके बाद भी हमें उससे थोड़ा और ज़्यादा करना पड़े तो क्या होगा, एक टाइम तक हमें ऑक्सीजन मिलेगा, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते रहेंगे, एनर्जी जब तक लेते रहेंगे हमको टायर्डनेस फील नहीं होगा। बट जब हमारी बॉडी एक कैपेबिलिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी या एक लिमिट से ज़्यादा दौड़ेगी तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। वहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को तो कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, है ना। अगर हम दौड़ रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर एक लिमिट तक करने तक तो हमें ऑक्सीजन मिलता रहा, मैंने एटीपी रिलीज हमारी अच्छी खासी होती रही अमाउंट में। बट जब हमें उससे ज़्यादा रेस करनी पड़े, एक लिमिट से ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करती रहनी पड़े, तो क्या होगा, एक टाइम तक हमारी एनर्जी जो होगी वो अब डाउन होने लगेगी। बट हमें तो डाउन नहीं होना है, हमें तो करना है, वो काम तो करके कंप्लीट करना है ना। तो क्या होगा, इस केस में हमारी बॉडी जो होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिससे वो एनर्जी तो हमें चाहिए चाहे भाई किसी भी कंडीशन में हो, हमें एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन है तो अच्छी खासी एनर्जी मिल रही है, हाई अमाउंट में एनर्जी मिल रही है। बट जब ऑक्सीजन नहीं है, यानी हम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारी बॉडी को भी तब भी एनर्जी चाहिए। तब हम क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को
फुल्ली ब्रेक डाउन ना करके इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमें एक लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम आगे का जो भी एक्टिविटी उस टाइम कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है? हमने एग्जाम्पल लिया एक फिजिकल एक्टिविटी का, जो हम डेली नहीं करते हैं, हमें सडनली करना पड़ा, तो हमारी बॉडी इतनी स्टिफ है कि उन एनर्जी को एक लिमिट तक परफॉर्म करेगी, बट उससे भी ज़्यादा हमें और आगे तक उस फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ा, तो हमें एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। स्टार्टिंग में तो एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें ऑक्सीजन के जरिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, इससे हम आराम से कुछ देर तक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। बट क्या होगा, एक टाइम के बाद हमारा जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं टायर्ड होता रहेगा, बट उसके बाद भी हमें फंक्शन को आगे कंटिन्यू करना है, उस एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, तो हमें चाहिए और एनर्जी, और चाहिए कंटिन्यूसली चाहिए। तो वहाँ पे अब ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में, तो हमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करके एनर्जी थोड़ा ही सही लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कहीं से कम थोड़ा ही सही एनर्जी मिले और हम उस फंक्शन को, उस फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। तो ये होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का और बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये स्पेशली उस कंडीशन में होता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है। 3 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनता है, बट यहाँ से प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है अब्सेंस होता है, यहाँ पे तो प्रेजेंट था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अब्सेंस है। और ये एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होगी मसल सेल के, और यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी। क्या होता है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी रिलीज होता है, उसको ही लेके हम उस फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसका डिपोजिशन हो जाता है हमारी मसल्स में, जिसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं और हमें पेन होता है। आप कभी देखोगे, आप कभी जिम नहीं गए रहोगे, अचानक आप गए जिम, एक्साइटमेंट में आपने जिम शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जब जिम करके घर आओगे तो आपको मसल्स में पेन होगा, क्रैम्प्स पड़ चुके रहेंगे बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर आप घर पे आओगे, उसको मसाज करोगे या हॉट वाटर से उसको थोड़ा मसाज करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे 1-2 दिन में वो पेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड जो होता है धीरे धीरे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और डिसॉल्व होने के टाइम क्या होता है, लैक्टिक एसिड में ऑक्सीजन तब हम आ जाता है हमारी बॉडी में। वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड का ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, CO2 + H2O, और एनर्जी को, ATP को रिलीज करता है। तब हमें पेन धीरे धीरे फील नहीं होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, वाटर बॉडी में चला गया है और ATP रिलीज हो गई है। वो कब होता है, जब 1-2 दिन में हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड जो होता है डिसॉल्व होकर ब्लड में चला जाता है। क्यों होता है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ जाती है, वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज कर देती है। तो ये हो गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। एरोबिक में हमने क्या देखा था, 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हुई थी, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रही है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया 2 जगह पे रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था। यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्म में रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ,
ये हमारा डिफरेंस भी हुआ। अगर हमें डिफरेंस लिखना पड़े तो हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रही है, यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस भी अगर हमें बताना हो तो डिफरेंस भी ये हो गया। ठीक है, अब हम एक चार्ट के फॉर्म में इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक चार्ट के फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं। आई होप यहाँ तक का जो भी डिस्कशन है वो समझ में आ गया हो। तो अब हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, मैं यहीं पे चार्ट बना के उसको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। अब ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। ठीक है, ओके, नहीं हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं पायरोबिक एसिड। क्या बनाते हैं, पायरोबिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, जो हर प्रोसेस में बन रहा है, पायरोबिक एसिड हर प्रोसेस में बन रहा है, चाहे वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करें चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करें, दोनों प्रोसेस में पायरोबिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों केसेस में पायरोबिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पायरोबिक एसिड बना दिया। ठीक है, दोनों में हो रहा है, दोनों ही प्रोसेस में, यहाँ तक का प्रोसेस जो है एकदम सेम है। पायरोबिक एसिड दोनों में ही ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस से हो रहा है, और वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ये है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस सेम है। अब क्या होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे। क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारा बना CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम आते हैं एनारोबिक। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंस है। ठीक है, ये कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब ये क्या होगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जो है ओनली 2 ATP। समझ में आ रहा है। अगर यही प्रोसेस, यही एनारोबिक की प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंस है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ईस्ट में हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है, तो वहां पे क्या बन रहा है ये हम देखेंगे। ये हो गया ईस्ट में हो रहा है, यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा पायरोबिक एसिड में, और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा एथेनॉल में, और ये प्रोसेस अगर ईस्ट में हो रहा है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में हो रहा है, तो वहाँ पे पायरोबिक एसिड जो होता है एथेनॉल में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बताया है इससे पहले भी एक वीडियो में, कि अगर हम लोग किसी भी आटे उटे को, अगर हम बाहर सना हुआ आटा जो है, डो जो है, उसको हम बाहर अगर छोड़ देते हैं, रात में अगर हम भूल गए किचन में, तो मॉर्निंग में हम क्या देते हैं, पफी सा हो जाता है। ठीक है, स्मेल सी आने लगती है, स्पंजी सा हो जाता है ना। जब आप आटे को आप कभी भी गर्मी में बाहर किचन में छोड़ दो, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्मेल सी आने लगती है।
स्पंजी सा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, जिसने वहाँ पे क्या बना दिया है? एथेनॉल बना दिया। जो स्मेल आती है ना, वो ये अल्कोहल की वजह से आती है। एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है, और जो स्पंजी हो जाता है, वो आटा जो बहुत स्पंजी हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, जिससे वो जो होता है आटा स्पंजी हो जाता है। एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें स्मेल आने लगती है और एनर्जी रिलीज होती है, जिसको ईस्ट यूज करता है अपने ग्रो होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ये आटे में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एथेनॉल बन गया तो उससे स्मेल हो जाएगा और स्मेली हो जाएगा आटा, और जो एनर्जी निकल रही है उसको ईस्ट अपने ग्रो होने के लिए यूज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। समझ में आया? यानी जब आटा जो होता है वो स्पंजी हो जाता है, उसको ब्रेड वगैरह में भी हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं ईस्ट वगैरह को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये भी जो होता है ईस्ट सेल में होता है, और विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? विदाउट यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों प्रोसेस जो होता है ना, एनाएरोबिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें ये दोनों प्रोसेस की, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है? एनाएरोबिक प्रोसेस है। क्या है? एनाएरोबिक प्रोसेस है, रिस्पिरेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एक प्रोसेस जो हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और मसल्स में हो रहा है, साइटोप्लाज्म, मसल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो दूसरा प्रोसेस हो रहा है एनारोबिक रिस्पिरेशन का, वो ईस्ट सेल में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली जो सेल होती है उसमें हो रहा है। यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, यानी एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक अल्कोहल है जिससे स्मेल आ जाती है आटे या किसी भी चीज़ को हम फर्मेंटेट करते हैं तो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे आटा स्पंजी हो जाता है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ईस्ट यूज करती है अपने ग्रो करने में। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से सबको समराइज करती हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, जो 2 टाइप का होता है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, उसकी ज़रूरत होती है। एनारोबिक में ज़रूरत नहीं होती, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का फुल्ली ब्रेक डाउन हो रहा है, और वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया 2 सेल और मतलब का पार्ट इन्वॉल्व है, और इसमें क्रेब्स साइकिल भी हो रही है। जो पायरोबिक एसिड बन रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये हो गई हमारी एरोबिक रिस्पिरेशन। उसके बाद आते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन में, जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज होगी। ये प्रोसेस स्पेशली होता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब हम बात आते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो हम देखते हैं कि ईस्ट में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उसके एब्सेंस में हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथेनॉल जो होता है वो स्मेल से पहचान लेते कि अल्कोहलिक स्मेल आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है? आटे को बहुत स्पंजी कर दे रहा है। उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ईस्ट अपने ग्रो होने के लिए
यूज़ करती है। तो जो ईस्ट वाला प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि हमने आज जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर कोई डाउट्स होता है, कोई क्वेश्चन आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें पूछिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।